नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि हुकूमत साजी जो है वो अब शुरू हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि उनका वज़ीर आज़म आए, और इसमें दौड़ में सबसे आगे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई देती है। उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हैं जिनको उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। ज़ाहिर बात है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी इस वक्त आसमान पे पहुंच चुकी हैं। मसाइल का हल जो है वो चंद दिन में निकल आएगा। बैरूनी कर्ज़े भी शायद उतार दिए जाएं, ऐसा तासुर देती हैं जब भी हुकूमतें आती हैं। फिर उसके साथ साथ जो है बहुत एक्सपेक्टेशंस नौजवानों की भी बढ़ा दी जाती हैं। आपको मुलाजमतें मिल जाएंगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, तमाम माशी मुश्किलात जो हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो फ्लड गेट्स खोल देंगे और हमारे यहाँ जनाबे वाला खुल के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, FDI आएगी। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि अब पाकिस्तान की एक रेपुटेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो होंगे वो रश करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी हैं। साबका अदवार के अंदर दीगर और सियासी जमातें बहुत सी बातें करती रहीं, लेकिन लोगों की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान की अवाम के मुतालिक ये कहा जाता है कि हम लीस्ट डिमांडिंग हैं, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ताहम अगर वही फार्मूले अपनाए गए जो माजी में अपनाए गए थे, तो फिर क्या ऐसी नई चीज़ होगी? क्या कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान के माशी फ्रेमवर्क के अंदर जो कि एक रेवोल्यूशन कहलाएगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, GDP ग्रोथ रेट होगी और बहुत सारी जो है इम्प्रूवमेंट्स होंगी? हमारे साथ आज बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सलीम वाला साहब जो कि डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के। मेरे ख्याल मज़ीद और किसी तारुफ की इनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हुकूमती ओहदे इन्होंने रखे हैं अपने पास। इसके अलावा अपोजिशन के अंदर भी जब रहे तो मेरे ख्याल बहुत मुतहरिक रहे और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखी। सर, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम मांडवी वाला साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत जो है जो आने वाली है, और ऐसा लोग तसव्वुर कर रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के नंबर्स बेहतर हैं तो लोग उनकी जानिब देख रहे हैं। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ा दी थी और बहुत सारे मामलात के अंदर उन्होंने ऐसा तासुर दिया है जैसे मुल्क जो है वो एकदम इकोनॉमिकली रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। ताहम आने से पहले ही ऐसा इंदिया दे दिया कि IMF के पास भी जाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा एक और पब्लिकेशन ये भी बता रही है कि प्राइवेटाइजेशन की जानिब भी जाएंगे। तो आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ये फुलफिल कर पाएंगे? देखें, एक तो जो भी हुकूमत बनाएगा, अभी तो कह नहीं सकते कि कौन बनाएगा। ये तो जब वोट कास्ट होगा और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा तो वही हुकूमत बनाएंगे। मगर जो भी हुकूमत बनाएगा जी, देयर इज़ नो डाउट कि उसके लिए सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मैं तो कहूँगा कि एक उसमें फंसा हुआ है, मुश्किल में। तो इसको जो भी हुकूमत बनाएगा इसको इन इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि इस परमानेंट हल की तरफ जाएं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म चीज़ें करते हैं और अपना टाइम पूरा करके फिर चले जाते हैं। फिर वो दूसरी हुकूमत जो है वो उन मुश्किलों से डील करती है जो कि पिछली हुकूमत छोड़ जाती है, और हम ये इस पे सियासत भी करते हैं। तो मेरा ख्याल इकॉनमी पे सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के लोगों का इशू है, और इसको हमें ज़रा सोच समझ के हैंडल करना चाहिए। और इस पे जो भी प्लानिंग होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और जो भी हुकूमत आए उसको लेके चले ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत हो सके। और अच्छा सलीम मांडवी वाला साहब, एक बड़ा अहम इशू ये है कि आपने खुद भी चूँकि इन मामलात को देखा है, तो लोग कहते हैं कि जी बाहर बैठकर तो देखकर कहना बड़ा आसान है, लेकिन इन दी हेल्म ऑफ अफेयर्स अगर जब बंदा होता है तो एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स होते हैं, लेजिस्लेटिव चैलेंजेस होते हैं। तो बंदा अगर अच्छा सोच कर भी आए तो उसको बड़ी मुश्किल होती है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करने में बहुत सारी मुश्किलात, दुश्वारियाँ, बैनुल-अक़वामी सतह के दबाव। तो आपने भी ऐसा महसूस किया कि बंदा प्लान कोई भी बना के जाए लेकिन आगे दुश्वारियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं? हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये दुश्वारियाँ हर गवर्नमेंट को आती हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है आप कुछ भी बाहर बैठ के सोचें, जब आप एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है और लेजिस्लेशन में आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, तभी आप लेजिस्लेशन कर पाते हैं। तो ये चैलेंज तो ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट बनाएगा उसके लिए होगी, और वो अगर वो ये समझेंगे कि इन चैलेंजेस के बगैर हम कुछ कर लेंगे तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। और लेजिस्लेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चेंज लाने के लिए, और अगर वो आप नहीं कर सके तो फिर बहुत मुश्किल है कोई आप चेंज ला सकें। अच्छा, तो पीएमएल-एन गवर्नमेंट जो है वो challenge कंटिन्यूसली ये ट्रम्पेट ब्लो करती है बहुत, और बार बार एक ही बात कहती है कि जी हम तो इकोनॉमिक सक्सेस थे प्री जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई नवाज शरीफ साहब की, उससे पहले का जो फेज था वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तो क्या कोई उन्होंने ऐसी अचीवमेंट कर ली? मुझे समझ में नहीं आया। वो कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो है वो किक स्टार्ट दे दिया था, ये बीच में मसला आ गया, वरना तो हम बहुत तरक्की दे चुके थे। देखें, ये तो अब हर गवर्नमेंट का क्लेम होता है ना जी, उन्होंने तो ये क्लेम करना है। अगर वो ये नहीं करेंगे, वो ये तो नहीं कह सकते कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को फेल कर दिया। आप तो अपना ओपिनियन दें कि हमने अब तो जो नहीं, मैं देखें अपना ओपिनियन इसलिए नहीं देना चाहता कि आई डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ और कहे, मगर देखना ये होगा कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या कहती है, और वो जब आपके सामने सारी मईशत की सारी हालात पेश करेगी लोगों के सामने, और जब ये चीज़ एक क्लैरिटी के थ्रू नई गवर्नमेंट के थ्रू आएगी तो एक्चुअली पता चलेगा कि हमारी मईशत का क्या हाल है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और उनको क्या चैलेंजेस हैं आगे चलने के लिए और उसको हल करने के लिए। अच्छा, अगले दिन मैं टेलीविजन देख रहा था, मुमकिन है आपकी नज़र से भी गुजरा हो, मैं देख रहा था कि जो हमारे प्रीवियस वजीर ख़जाना है वो ये कह रहे थे कि जी हमें तो इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में मिली थी और हमने जो है बहुत ही बेहतरीन हालत के अंदर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जैसे आपने कहा अगली आने वाली हुकूमत अब किसकी भी बने, लेकिन मैंने ये कि वो तो कहने लगे कि हम तशरीह पे पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेट करके, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो तो इकोनॉमी इन डोल्ड्रम्स छोड़ के गई थी, ऐसा मुझे तासुर आया उनकी गुफ्तगू से। तो वॉज ही करेक्ट, वॉज ही रॉन्ग? नहीं, देखें, मैं अब व्यू हो सकता है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो हालात इतने ही अच्छे करके गए थे तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आज, वो आप 2013 से या 2012 से कंपेयर कर लें। इसमें देखें, इकोनॉमी ऐसी चीज़ है कि आपको छुपा नहीं सकते, और आपके सामने हर चीज़ फिगर्स में आ जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे भले आप सियासत करें, ज़बानी सियासत आप इस पे कर सकते हैं, मगर जो फिगर्स हैं वो दे टेल यू एवरीथिंग कि वेयर द कंट्री स्टैंड्स, कहाँ आपके लोन्स हैं, कहाँ आपके एक्सपोर्ट्स हैं, कहाँ आपकी इंपोर्ट्स हैं, कहाँ आपकी जीडीपी रेशो है। ये सब चीज़ें तो आप भी समझते हैं। ये तो अब देखें, हर एक आम आदमी भी ये बातें समझता है। तो इनको अब ये कहना कि जी मैंने ये कर दिया, या मैं कहूँ कल बैठ के कि जी मैंने ये कर दिया, तो ये तो नंबर्स विल स्पीक कि कौन किस हालात में गवर्नमेंट को छोड़ के गया। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आपको बताएगी कि भाई किन हालात में उनको क्या चीज़ें मिली और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तभी आप एक ओपिनियन ड्रॉ कर सकेंगे कि वो अच्छे हालात में छोड़ के गए या बुरे हालात में छोड़ के गए। लेकिन फिगर्स नंबर्स की बात करें तो आज कहता हूं कि ये फिगर्स नंबर्स जो हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बात आपने बड़ी अहम की है। यहां पर ये कि एक्सटर्नल डेट जो है, ये आपको ब्लेम किया करते थे नून लीग वाले कि पीपल्स पार्टी ने एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया। अपनी सूरत हाल देखें तो इन्होंने भी एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इन्होंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। आज आप देखें हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां पे पहुंचा हुआ है। तो लोग, जाहिर बात है आप सही कह रहे हैं, आम लोग भी अब ये चीज समझना शुरू हो गए। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि ऐसी बातें आप करें जो कि आप प्रूव कर सकें विद नंबर्स एंड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मैं बैठ के कह दूं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एशियन टाइगर बन गया पाकिस्तान, तो ये सब बातें आगे फिर जो लोग सुनते हैं वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि यार या तो इनको ये कोई दूसरी दुनिया में रह रहे हैं और दूसरे मुल्क की बातें फिगर्स दे रहे हैं, अपने मुल्क के फिगर्स नहीं दे रहे।
तो मेरा ख्याल है हमें कोई रियलिस्टिक होना चाहिए और चीज़ों जो फैक्ट्स हैं उनको फेस करना चाहिए और उनकी बात करनी चाहिए, बजाय ये कहने के कि मैंने ये कर दिया जी और उन्होंने तबाह कर दिया और मैंने इसको सही कर दिया। ये इस सियासत से अब हमें जी बाहर निकलना चाहिए। वैसे सलीम मांडवीवाला साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप बड़े मोहतात होकर चल रहे हैं। इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत साजी के अंदर कितने ज़्यादा संजीदा हैं। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस सोल्यूशन के लिए किस तरह से वर्क किया जा सकता है, क्योंकि आपने गहराई में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकले और जो सोल्यूशन दूसरे प्रपोज कर रहे हैं क्या वो वेटेज रखता है या नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि अब जब हुकूमत साजी हो रही है, लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के माशी मैनेजर्स किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारे माशी चैलेंजेस हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर ब्लेम गेम ज़्यादा चलती है कि वो ऐसा छोड़ कर गए थे, हमें ऐसा मिला और हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो आने वाली हुकूमत है उसको बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे मुल्क की मईशत जो है वो पटरी पे आ जाए। सलीम मांडवीवाला साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मेरे ख्याल बड़े एहसन तरीके से भी मैं उसे कहूँगा और बड़े मोहतात तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की। लेकिन अब लोगों की उम्मीदें, तवक्कुआत जो भी बनी हुई है, एक मीडिया हाइप भी क्रिएट है और उसके अलावा नंबर गेम भी ऐसी है कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद असद उमर साहब जो हैं वो अगले वज़ीर ख़जाना बनेंगे और उनसे मंसूब बहुत सारे बयानात भी मीडिया पर आ गए। एक ये कि वो IMF की जानिब भी जाएंगे शायद, और दूसरा ये भी कि वो जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन की जानिब भी जाएं। ऐसी मीडिया में इतलात आ रही हैं। तो जो हम देख रहे हैं, मैं ये कतई प्रपोज नहीं करा, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में भी आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट बने ना बने, ये किसकी बने, इसके मुतालिक मैं अभी बात नहीं कर रहा। लेकिन आपके ख्याल से जो प्रोग्राम या प्लान है PTI का, आपके ख्याल से क्या वो वैलिड है, हैज़ वेटेज, और आपके नज़दीक क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जा सकती है या मिलके कोई बात की जा सकती है? देखिए, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैज़ टू टेक ऑल द पार्टीज़ विद हिम। देखें, क्योंकि इकॉनमी एक ऐसा इशू है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे नहीं होंगी, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब मैं फाइनेंस कमेटी हेड करता था सेनेट में, तो हमारा गवर्नमेंट से बड़ा इंटरेक्शन रहता था और सारी पार्टीज़ जो थीं वो डायलॉग में रहती थीं गवर्नमेंट के साथ, और कई चीज़ों पे हम गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, कई चीज़ों में गवर्नमेंट हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। तो जहाँ तक चीज़ें आगे लेके चलना है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हर गवर्नमेंट के लिए होता है कि वो दूसरी पार्टियों से कैसे डील करे, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देंगी तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि चेंज, देखें, किसी किस्म की भी चेंज आप नहीं ला सकते जब तक आप लेजिस्लेशन ना करें। तो मैं समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट आएगी और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसको बड़ा क्लोजली काम करना पड़ेगा विद दी कमिटीज़ ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट एंड ऑल्सो वर्क विद द पार्लियामेंट पार्टीज़। और जब तक ये नहीं होगा उनकी सक्सेस जो है बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, जो भी वो चेंज लेना चाहते हैं, जो भी वो कुछ करना चाहते हैं। तो चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जो भी पार्टी इस रोल में आती है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बात तो आपने बहुत अहम की कि अब मिलकर बैठकर साथ जो कह सकते हैं कि मुशावरत के साथ ही इकोनॉमिक पॉलिसी डिवाइस की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। मैं बहुत सारे सियासतदानों, ताजरों से पूछता रहता हूँ कि CPEC के मुस्तकबिल के बारे में अब क्या व्यू बनता दिखाई दे रहा है, तो आप अपना व्यू बयान करें। आपको कैसा लगता है CPEC का मुस्तकबिल कैसा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब शायद इसके ऊपर उस तेज़ रफ्तारी से काम ना हो या वो अहदाफ अचीव ना हो सकें जो पहले सेट किए थे। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, पहले ये CPEC था, अब ये वन बेल्ट वन रोड में कन्वर्ट हो गया है। अब ये एक बहुत बड़ा, कई मुल्क इसके अंदर आ गए हैं।
तो अब ये सिर्फ सीपैक नहीं रहा, और पाकिस्तान का जो अब वन बेल्ट, पाकिस्तान इज़ अ चैप्टर इन वन बेल्ट वन रोड, और पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ओवरऑल वन बेल्ट वन रोड के लिए। तो बाकी चीज़ें भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं दूसरे मुल्कों के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है या चाइना के इंटरेस्ट में है या ओवरऑल जितने मुल्क अब वन बेल्ट वन रोड में आ गए हैं उनके इंटरेस्ट में है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्प्लीमेंट ज़रूर होगी। देखें, तेज़ रफ्तारी और वो कम रफ्तार से चल रहा है, ये चीज़ें होती रहती हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है कि जी सीपैक जो है अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा एक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगी। और चाइना के साथ आप समझते हैं कि हमारे कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं और ऐसे रिलेशनशिप है जो कि पार्टियों से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ अ कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप। जो भी पार्टी आएगी वो इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएगी, पीछे नहीं लाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ट्रेडर्स और बिजनेसमैन जो हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। तमाम मालिक जिन्होंने तरक्की की है प्राइवेट सेक्टर की बुनियाद पर की है, प्राइवेट सेक्टर के विजनरीज उसको आगे लेकर गए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरे ख्याल एक ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन है या कोई विजन का इशू है कि हमारे यहाँ ताजिर सनतकार जो कहते हैं कि ये हमारा और हुकूमत के दरमियान जो है एक गैप है कम्युनिकेशन का, हमारे कन्वे नहीं हो पाते हमारे सजेशंस, हमारी एडवाइस। दूसरी जगह सियासतदानों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि ट्रेडर बिजनेसमैन भी कोई खास कोई काम करके नहीं दिखाते, हम इनकी सुने तो क्या सुने। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये भी पार्लियामेंट की तरह गवर्नमेंट को एक सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट को अपने साथ लेके चलना होता है, क्योंकि ये भी एक सेक्टर है जो आपकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में आपकी हेल्प करता है। तो ये कहना कि जी दे डोंट प्ले देयर रोल और दे प्ले देयर रोल, मेरा ख्याल है ये तो एक आप ओपिनियन के तौर पे ले सकते हैं, मगर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी गवर्नमेंट के लिए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और जो भी इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में पाकिस्तान में जो भी सेक्टर्स, उनको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ उनकी एडवाइस भी लें और उनको अपने साथ लेके चलें। अच्छा सलीम मानवी साहब, एक बड़ा अजीब सा, मतलब मैं कहूँगा कि क्या मैं कहूँ उसे, फिनोमिना वो हमेशा से ये रहा है कि हम ताजिर सनतकारों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, ज़्यादातर जो होती हैं वो शिकायत होती हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हुकूमत हमारी नहीं सुन रही, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, इदारे हमें तंग कर रहे हैं। अब उनके इश्यूज़ किस तरह से रिजॉल्व करें? पॉलिसी मेकर्स या लॉ मेकर्स उनको हेल्प करेंगे, एग्जीक्यूटिव उनको हेल्प करेगा, किस तरह से क्या चेंज करेंगे? जब भी उनको बुलाते हैं, यकीन करें इतनी शिकायतें बताते हैं, मैं रात को परेशान हो जाता हूँ कि भाई मेरी नींद कैसे आएगी, ये तो इनके इतने मसाइल हैं। साहब, इनकी तो मैं पूरे 3 साल जब मैं कमेटी चलाता था तो ज़्यादातर यही लोग कमेटी में आते थे, इन्हीं के मसले हम हल करते थे, और कई काम कमेटी एग्जेक्टिव के करती थी और एग्जेक्टिव को डायरेक्शन देती थी कि ये आप करें। देखें, इनके मसले हैं और मैं एडमिट करता हूँ इनके मसले हैं, और ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो एग्जेक्टिव एक्शन के थ्रू हो सकते हैं और दूसरा तरीका जो परमानेंट तरीका है वो थ्रू लेजिस्लेशन हो सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे इनके मसले एड्रेस करने के लिए, और इनके अगर मसले एड्रेस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी फिर पॉलिसीज़ और आपकी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको आपको दोनों तरीके से इनके मसले हल करने, थ्रू द लॉ मेकर्स भी हल करने और थ्रू एग्जेक्टिव एक्शंस भी आपने इनके मसले हल करने। बट ये मसले देखें, ये मसले कई उसमें ऐसे मसले हैं जो एग्जेक्टिव से हल हो सकते हैं और कई ऐसे मसले हैं जिनमें आपको लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है जो कि नहीं हुई। तो अब ये फिर वही बात आ जाती है ना कि ये चीज़ें मिल बैठ के विद कंसेंसस होती हैं, तो इस पे आपको कंसेंसस लाना ज़रूरी है, लॉ मेकर्स का भी कंसेंसस लाना ज़रूरी है,
आपके बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, आपके जो भी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, उनका भी कंसेंसस लाना ज़रूरी है। तभी आप ये इकॉनमी को आगे ले जाएंगे और चीज़ों को सही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चैलेंज ये भी हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान के इमेज के मुतालिक बात करते हैं और बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट के मुतालिक हमेशा बात की जाती है। अब पाकिस्तान चूँकि वो ग्रे लिस्ट वाला इशू हो गया और फिर उसके बाद चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पाकिस्तान के इमेज को अब किस तरह से करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को किस तरह पाकिस्तान लेकर आएँ, क्योंकि बहुत सारे माहिरीन ऐसा महसूस करते हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और वो एसेट्स में नहीं लगेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखें, इसमें भी वही बात है, एग्जेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है और लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। हमने अपने वक्त एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल पास कराया। वो इसीलिए पास कराया कि जितने लोगों को मसले थे और लोग आते थे इस्लामाबाद, एक एक कंपनी, एक एक इंडस्ट्री आती थी, तो हमने देखा कि जी इनको क्या मसाइल आते हैं। हाँ जी, इनको ये टैक्स रिलीफ के मसाइल आते हैं, इनको एग्जेम्पशन के मसाइल आते हैं। इनको सारी चीज़ों को जमा करके हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया और हमने कहा जी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दें मुल्क में, पूरे मुल्क में, और इनको कहें कि जी आप डायरेक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाएं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगेन मैं आपको बताऊँ 3 साल लगे इसकी कंसेंसस करने में, इस पे लेजिस्लेशन करने में। और आज जो है इनकमिंग FDI एज फार एज इंडस्ट्री के लिए वो बहुत आसान हो गया है कि वो सीधा आए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जहाँ भी मुल्क में वो आना चाहते हैं, जहाँ भी मुल्क में बने हुए हैं उसमें आएँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें और ये सारी चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ऑलरेडी थ्रू दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दी जा रही हैं। अच्छा, मैंने देखा आपने काफ़ी काम किया, दूसरी चीज़ आपने काफ़ी काम किया चैनल करने में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आ सकें, फैसिलिटेट करने में आसानियां पैदा हो सकें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोग पैसे तो लाते हैं, फिर उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलती, वो चले जाते हैं, डाइवेस्टिचर्स होते हैं। तो देखकर आपको भी अजीब सा लगता होगा, हमें देखकर भी परेशानी होती है और इन्वेस्टर को भी बेचैनी होती है। अब यहाँ पर जो बात आप कर रहे हैं इसके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं डिवाइस करनी पड़ेगी आगे चल के? देखें, अगर इसको फर्दर कोई भी चीज़ आप करेंगे ना, उसमें फिर जो मसाइल आते हैं उसको फर्दर आपको लेजिस्लेट करना है, फर्दर आपको इम्प्रूव करना है। दिस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने ये कर दिया बस अब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अगर आपके पास दोबारा लोग मसाइल लेके आते हैं, अगर उसमें लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, अगर उस लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है तो आप वो अमेंडमेंट करें। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जी। इसको आप ये नहीं कह सकते। मैं जब टर्की को देखता हूँ, दूसरे मुल्कों को देखता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे ले आए, उन्होंने एक ट्रू वन विंडो बना दी। यहाँ हमारा जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने बड़ी कोशिश की कि वो वन विंडो ऑपरेशन बने, काफ़ी हद तक थ्रू लेजिस्लेशन हमने चीज़ें उसमें की। मगर अभी भी जो दूसरे मुल्क वन विंडो ऑपरेशन ऑफ़र करते हैं, जैसे बांग्लादेश करता है, श्रीलंका करता है, या दूसरे लोग दूसरी टर्की करता है, वो अभी भी बड़ा उन्होंने उसको बेहतर कर लिया। और हमें उसी ट्रैक पे चलने की ज़रूरत है और हमें फर्दर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना है और लोगों को फैसिलिटेट करना है जो उनको और मसले आ रहे हैं। तो इस पे कंटिन्यूसली जो भी इदारा है उसको काम करने की ज़रूरत है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको काम करने की ज़रूरत है। लॉ, इसीलिए मैं आपको घड़ी घड़ी कह रहा हूँ ना, इकॉनमी का जो चैप्टर है ना, वो इज़ अ चैप्टर फॉर एवरीवन। इट इज़ नॉट कि जी आप सिर्फ एग्जेक्टिव को ब्लेम करें। उसमें लॉ मेकर्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। दे ऑल हैव टू बी ऑन वन पेज। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये देखेंगे जमातों के मंशूर के अंदर, सियासी मंशूर के अंदर जो है वो मईशत के मुतालिक जो लिखा हुआ है वो कदर मुश्तरक है, तो ये आपस में मिल क्यों नहीं सकते और इस मुतालिक कोई एक्शन अब क्यों नहीं ले सकते। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा सलीम मांडवी वाला साहब से
कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर कदर मुश्तरक जो मैंने देखे हैं कि माशी प्रोग्राम और प्लान होते हैं, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एक पॉलिसी है, टैक्सेस की शरह को रैशनलाइज करेंगे, मुल्क में जो है वो बेहतर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की तंजीमें नो करेंगे और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं देखता हूँ हमेशा यही होती हैं। तो सलीम मांडवी वाला साहब, ये मैं देखता हूँ जब सियासी मंशूर भी देखता हूँ पार्टियों के, तो उसमें मईशत के मुतल्लिक राय एक जैसी ही होती है। तो मुझे बताएं कि फिर इसके अंदर किसी का कोई मुनफरिद किस्म का कोई एक्शन प्लान तो है नहीं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सब साथ है, तो इस मुतालिक कोई काम हो सकेगा कि ये टैक्स बेस बढ़ा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह कम कर देंगे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे? तो ये तो सब जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो इसको किस तरह से आप आगे किस तरह लेकर चलें? आप जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेटेड और नेशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी, आगे कैसे लेकर चलें? देखें जी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए टैक्स टू जीडीपी रेशो है, जिस पे कोई ना लेजिस्लेशन करता है ना कोई कोशिश करता है। क्योंकि जिस मुल्क में 210 मिलियन लोग हों और 8 लाख और एक्चुअली 4 लाख एक्चुअल टैक्स पेयर्स हों, बाकी तो सैलरीड क्लास है, मेजॉरिटी आपके यहाँ हो तो ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन होती है, तो 4 लाख टैक्स पेयर 210 मिलियन के मुल्क में हो, वो मुल्क कैसे चल सकता है आप मुझे बताएं। ये तो जब तक टैक्स टू जीडीपी रेशो इस मुल्क में बढ़ेगी नहीं और हम एक स्टैंडर्ड पे नहीं आएंगे जिस पे हमें होना चाहिए, एटलीस्ट टू 10% और 12% ऑफ दी टैक्स टू जीडीपी रेशो, तब तक पाकिस्तान के मसले हल हो ही नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि इसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, एग्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है, और इस पे हमने एक टैक्स अमेंडमेंट बिल भी डाला था पार्लियामेंट में, जो कि सेनेट ने पास कर दिया, मगर नेशनल असेंबली ने एट दैट टाइम 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज तक नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ है। तो जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे कि हमने इस मुल्क को सही ट्रैक पे लाना है, तो तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन अगर कोर्सिव, जैसे अगर कोर्सिव कलेक्शन मेजर्स लेते हैं तो तब भी तो पब्लिक में बहुत अनपॉपुलर हो जाता है ना, कोर्जन भी तो नहीं कर सकते। बट दिस टैक्स टू अमेंडमेंट बिल इज नॉट कोर्सिव, यही तो आपको समझा रहा हूं। जी जी बताइए। इट इज व्हाट यू आर टारगेटिंग आर पीपल हु आर नॉट टैक्स पेयर्स इन दिस कंट्री। जी, एक आदमी है, वो जनाब प्रॉपर्टी ओन करता है इस मुल्क में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करता है इस मुल्क में, बैंक अकाउंट रखता है, ट्रैवल करता है 5-5 दफ़ा साल में, ही इज़ नॉट अ टैक्स पेयर। आप मुझे बताएं किसी मुल्क में ये हो सकता है? किसी डेवलप्ड मुल्क में? पाकिस्तान में खुलेआम होता है। तो जब तक आप ये चीज़ें करेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? ये मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता इकोनॉमिकली। और मैं आपको ये फैक्ट बताऊं, हमारी जो ऑफिशियल इकोनॉमी डिक्लेयर होती है 300 बिलियन 350 बिलियन की बातें होती हैं, हमारी इकोनॉमी 800 बिलियन से ऊपर है, मगर आपके नेट में ही नहीं है। तो 800 बिलियन की इकोनॉमी का मुल्क, आप मुझे ये बताएं, कैन इट बी इन दिस पोजीशन दैट इट इज टुडे? हो ही नहीं सकता। देखिए, असल में मैंने ज्यादातर लोगों से ले आए, पॉलिसी मेकर्स और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से पूछते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कुछ लोग इसको अनपॉपुलर कहकर जो है ना थोड़ा सा कह देते हैं कि भाई ये मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि अब इसको आगे लागू करना जो है उसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं। शायद इस वजह से इस तरह के कवानीन अगर पास भी हो जाते हैं तो उनके बाद फिर कोई इंप्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती। पिछली गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकी खातिर खा। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, बिकॉज आप एक प्रपोजल लाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारे लिए तो पॉलिटिकल ठीक नहीं है। तो ये जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हम जब तक पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक देयर इज नो पॉलिटिक्स, देयर इज नथिंग। तो आप ये, दिस इज समथिंग दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू अंडरस्टैंड, एवरी ऑर्गन ऑफ दिस कंट्री हैज टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को आपने मईशत उसकी इतनी स्ट्रांग कर देनी है कि हमें कोई हाथ ना लगा सके, हमें कोई आंखें ना दिखा सके। जब हम अपने डिफेंस की बात करते हैं कि जी हमने अपने आप को न्यूक्लियर क्यों बनाया, वो इसीलिए बनाया कि आपको कोई थ्रेट ना कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके इन एनी वे, इसीलिए आप एक न्यूक्लियर पाकिस्तान बने।
तो जब तक आपकी मईशत स्ट्रांग नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते, ना इन पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं और एज अ कंट्री आपका कुछ भी आप करना चाहें। देखें आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डैम का इनिशिएटिव ले लिया। क्या ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने डैम बनाने का इनिशिएटिव ले लिया? क्योंकि आपको एक पानी स्केर्स कंट्री पे डिक्लेयर किया जा रहा है और फिर आप जो है एक ऐसी सिचुएशन में आने वाले हैं जो आज साउथ अफ्रीका आ गया कि 50 गैलन उन्होंने राशन कर दिया पानी साउथ अफ्रीका में। जी जी, आप भी राशनिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप कुछ करेंगे नहीं एज पार्लियामेंट एज एग्जीक्यूटिव अबाउट दीज इश्यूज, तो जाहिर सी बात है कोई तो करेगा ना इस मुल्क में। तो बजाय ये कहने के, क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूँ चीफ जस्टिस, भाई चीफ जस्टिस का काम नहीं है तो हमें करना चाहिए, आपको करना चाहिए। किसी ने इनिशिएटिव लिया, किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। 10 साल में स्टार्ट हुए डैम, आज तक कोई डैम ख़त्म नहीं हुआ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये इश्यूज़ जो है ना, दे आर सीरियस इश्यूज़। और ये सब किसने करने? मईशत ने करने। मईशत आपकी बेहतर होगी। आपका 4 ट्रिलियन का रेवेन्यू है आज, आप ये 8 ट्रिलियन कर दें, आपका मसले सारे हल हो गए। क्या मसला है? कोई मसला है ही नहीं। मसला इज़ रेवेन्यू और आपके मुल्क में मौजूद है, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, पाकिस्तान से पैसा चला गया, वो पैसा वापस आ जाएगा, वो पैसा। तो मुझे ये बताएं, ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल अगर हो गया है, पाकिस्तान से चला गया, चलो किसी भी मुल्क में गया, अब उसको वापस अगर लाना है तो क्या अट्रैक्शन क्रिएट करें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? या वो लोग जो पैसा बाहर ले गए वो किसी रीजन से वापस लाएंगे ना? स्कीम में तो वो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन पैसा एक्चुअली कब आएगा? सर मैं आपको बताऊं, देखें ये दिस इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड टुडे। पैसा बाहर जाना, आना वापस और इन्वेस्टमेंट बाहर करना, यहाँ करना, मतलब ये इशू नहीं है मेरी नज़र में। दिस इज़ अ रॉन्ग इशू। लोगों को ये फिक्र पड़ती है भी पैसा बाहर चला गया। भाई पैसा बाहर इसलिए गया कि उनको प्रॉब्ली अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है आपके मुल्क से, उनको पॉसिबिलिटीज़ वहाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं आपके मुल्क से। तो बिजनेस तो अब हर आदमी दुनिया में बिजनेस कर रहा है। आप उसको नहीं, इंडियन कंपनी सारी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कोट क्यों हो रही हैं? वो भी बंद कर दें जी कि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों कोट हो रही हैं। इनको नहीं होना चाहिए, इनको सिर्फ इंडिया में रहना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट आज जो आपके सामने है वो ये है कि आप अपने मुल्क से इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते कि आप अपने मुल्क को चलाएं। और ये मेरे नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है और कोई चैलेंज नहीं है। और जब तक आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, टैक्स पेयर्स जो नहीं, टैक्स पेयर ही नहीं है इस मुल्क में, जो कि इस मुल्क में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, वो टैक्स पेयर नहीं है। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, हम खुद अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे, हमारे हालात चेंज नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ तो जाहिर बात है आप लोगों ने भी सोची होंगी, इलेक्शन से पहले भी सोची होंगी, इलेक्शन के बाद भी सोची होंगी। एक तो आपने बहुत अहम बताया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूवमेंट, काफ़ी गवर्नमेंट्स इसके अंदर लगी रही। इस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे मसले मसाइल पाकिस्तान की मईशत को ऐसे हैं जिन्हें हम टेक्निकल इशूज़ कह सकते हैं। तो आपके ख्याल से अब उनको किस तरह से फिक्स करें, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी है लोगों को। अब जॉब्स कैसे प्रोवाइड करें लोगों को? सर जॉब तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और तो कोई तरीका नहीं है। आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करें, आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करें। देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जॉब क्रिएशन, सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया इस पे काम करती है, सारे मुल्क इस पे काम करते हैं। तो ये जब तक आप इन एरियाज़ को सही नहीं करेंगे तो जॉब तो आप क्रिएट नहीं कर। गवर्नमेंट में आप कितनी नौकरियां दे देंगे? बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट इज़ नॉट ए सोल्यूशन कि आप गवर्नमेंट में नौकरियां दे के जॉब्स क्रिएट करें, इदारों को और हैवी करें और ओवरलोड करें ब्यूरोक्रेसी को, इदारों को नौकरियां दे के। तो ये जॉब क्रिएशन तो प्राइवेट सेक्टर में होनी है और वहीं आपने उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है सेक्टर्स के ऊपर, और वहाँ जॉब्स क्रिएट करनी है। और वो तभी होंगी जब आप उनके इश्यूज एड्रेस करेंगे, जब आप उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे। और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टारगेट सेट किए हैं जॉब्स देने के, डिफरेंट पार्टीज़ ने, मगर
जब तक आप इन इश्यूज़ को, इन एरियाज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, जॉब्स देना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट ईजी टू गिव अ जॉब। और वो अलग बात है कि जी आप कहें जी मैं 1 मिलियन जॉब गवर्नमेंट में दे दूंगा, तो वो फिर आप वो गवर्नमेंट में दे दें और गवर्नमेंट को फर्दर बर्डन कर दें। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि हमें किस तरीके से नौकरियां देनी है और उससे क्या इकोनॉमी को क्या हेल्प मिलेगी। मेरे ख्याल आपसे बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू हुई, बहुत सारे जो मौज़ूआत हैं उन पर हमने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। नाजरीन, आज के हमने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश ये की कि आने वाले अंदर अब जो मामलात हैं मईशत के, उनको कैसे आगे ले जाया जाए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।